हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में डी एंड एफ ब्लॉक का रिवीजन करने वाले। रिवीजन करने से पहले हम डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। आपके ये वो टॉपिक्स हैं जिससे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो चांसेस है कि आपके इस बार भी इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ आपके टॉपिक्स है। पहला आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकेंड आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ है आपका कंपाउंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स K2Cr27 और KMnO4। साथ ही में जो आपके इसके रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको देखने हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम डी ब्लॉक का रिवीजन करेंगे, फिर हम एफ ब्लॉक देखेंगे। ठीक है, तो डी ब्लॉक में सबसे पहले आपका आता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का? n-1 D1 to 10 ns 0 से 2। n आपका है आउटर मोस्ट शेल। फिर आपका क्लासिफिकेशन और डी ब्लॉक, 4 सीरीज होती है आपके पास, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। मेनली आपको पढ़नी है 3D सीरीज। 3D सीरीज होती है आपकी स्कैंडियम टू जिंक। स्कैंडियम होता है आपका 21, जिंक होता है आपका 30। नेक्स्ट आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? दोज एलिमेंट विच हैव अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। एक्सेप्शन है इसमें, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। रीजन क्या है? अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आपका जो डी ऑर्बिटल है ये फुली फिल्ड है, तो फुली फिल्ड होने के कारण हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास प्रॉपर्टीज और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, एक एक करके हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है पहले वो देख लेते हैं। पहला आपके पास एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, मेटेलिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कलर्ड आयंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड और एलॉय फॉर्मेशन। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आपके पास है एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। तो अलॉन्ग द सीरीज होता है क्या है, आपका एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ आपका एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा। तो देख सकते हैं आपकी फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक हमने बना रखा है। तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है अलॉन्ग द सीरीज, आपका एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है। तो वही चीज ऊपर लिखी है, जनरली द एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन अ सीरीज डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बट डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज स्मॉल आफ्टर मिडवे। लेकिन मैग्नीज के बाद अगर आप देखो तो इसमें आपका जो एटॉमिक रेडियाई यहाँ 126 है, आयरन का देखो यहाँ भी आपका 126 है, तो एटॉमिक रेडियाई वो सेम रह रहा है। सिमिलरली निकल में देखो 124 है, कॉपर का आपका 124 है, तो सेम आपका एटॉमिक रेडियाई रह रहा है। तो रीजन देख लेते हैं। शुरुआत में होता है क्या आपका, इन द बिगिनिंग एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस whereas the shielding effect of d electron is small। वो कह रहा है कि जैसे जैसे आपका अलॉन्ग द सीरीज हम जाते हैं, आपका एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ आपका न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ जो आपका अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का वो ज़्यादा हो जाता है। उसके वजह से आपका एटम का साइज कम हो जाता है। तो एटम का साइज कम होने से आपका जो एटॉमिक रेडियाई है वो भी डिक्रीज करेगा। तो मिडवे के बाद होता क्या है, लिखा क्या है, आफ्टर मिडवे एज मोर इलेक्ट्रॉन एंटर द डी ऑर्बिटल द एडेड डी इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हेंस विद द इंक्रीज इन द डी इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने के कारण उसका शील्डिंग इफेक्ट शो हो रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट किसके बीच में हो रहा है, आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच वाला हो रहा है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हो क्या रहा है, वो दोनों इफेक्ट आपके काउंटर बैलेंस कर जा रहे हैं। दो इफेक्ट कौन से आपके, एक आपका न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना हो गया और दूसरा आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। तो लिखा है कि दिस काउंटर बैलेंसेस द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज देयरफॉर द एटॉमिक नंबर रिमेन्स द सेम। तो ध्यान देना कि एटॉमिक नंबर आपका सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके दोनों इफेक्ट काउंटर बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, दोनों इफेक्ट कौन से, पहला आपका न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना और दूसरा आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। अगर 4D और 5D सीरीज में देखो तो आपका सेम एटॉमिक रेडियाई रहता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसको हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम आयोनिक रेडियाई की बात करें तो सेम ट्रेंड देखने को मिलता है एज ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो आयोनिक रेडियाई आपका डिक्रीज करता है अलॉन्ग द सीरीज, और सेकंड आपका आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द पीरियड। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर देखो क्या लिखा है, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव अ टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर। रीजन क्या है, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटेलिक बॉन्ड। जितना ज्यादा आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना अच्छा आपका मेटेलिक बॉन्ड होगा और उतना अच्छा आपका मेटेलिक कैरेक्टर भी होगा। ठीक है, वही चीज लिखी है देखो, द अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन एंड 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्डिंग ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो जितने ज़्यादा आपके डी इलेक्ट्रॉन एस इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड, उतना अच्छी आपकी मेटालिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें आपके पास लिखा है कि ट्रांजिशन मेटल्स है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ट्रांजिशन मेटल्स का। रीजन क्या है? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन इज वेरी हाई। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण आपकी जो इंथैल्पी एटमाइजेशन की बहुत ज़्यादा है। अब बात आती है कि इंथैल्पी एटमाइजेशन होता क्या है, क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल कंपाउंड इनटू फ्री एटम्स, कि कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी मेटल कंपाउंड को फ्री एटम्स में ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आपकी एंथैल्पी एटमाइजेशन होगा उतना ज़्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है डेंसिटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपकी लेफ्ट टू राइट आपकी डेंसिटी इंक्रीज करती है, एटॉमिक मास आपका इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट अगेन आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग द सीरीज आयोनाइजेशन इंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, मींस लेफ्ट टू राइट आपका आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। रीजन क्या है? ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द साइज ऑफ द एटम reduces which make the removal of outer electron difficult। तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करते रह रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से हो क्या रहा है, आपका जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का वो ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, लिखा है कि रिमूवल ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखा है इन सीरीज द डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी टू सक्सेसिव डी ब्लॉक एलिमेंट इज लेस। अगर हम सीरीज में देखिए तो आपके अगर दो सक्सेसिव एलिमेंट के बीच में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ देखो स्कैंडियम में आपका 631 है, टाइटेनियम में 656 आ रही है, वेनेडियम में 650 है, क्रोमियम में 653 है। तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी कम है, ठीक है, डिफरेंस आपको कम देखने को मिल रहा है। रीजन क्या है इसका? Addition of d electron in the last shell with increase in atomic number provides a screening effect and screen the outer s electron from the inward nuclear attraction। तो वो क्या कह रहा है, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट एक तो आपका याला इफेक्ट शो हो रहा है, दूसरा आपका क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज कर जा रही है। देयरफॉर इन दोनों इफेक्ट के शो होने की वजह से हो क्या रहा है, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी पे आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो वही चीज लिखा है, सो बोथ द इफेक्ट काउंटर बैलेंसेस ईच अदर, देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी शोज अ लिटिल वेरिएशन। तो सेम है जो आपका एटॉमिक रेडियाई में था कि दो इफेक्ट आपके शो हो रहे थे, एक न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना और दूसरा आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो उसकी वजह से आपका आयोनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास आता है the first ionization energy of zinc, cadmium and mercury are very high because of fully filled N-D10 NS2 configuration। ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी की बहुत पहली आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है उसका? क्योंकि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है डी और एस ऑर्बिटल पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एक्सेप्शन है, देयर इज अ फॉल इन द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम क्रोमियम टू मैंगनीज एंड फ्रॉम कॉपर टू जिंक। एक एक्सेप्शन देखने को मिला है यहाँ। जो क्रोमियम है उसका आपका है 24 एटॉमिक नंबर, तो 3d5 और 4s1 आपका है लास्ट में आता है। तो 4s से आपका जब पहले इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो निकल सकता है इजीली। नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ Cr पॉजिटिव बन जाएगा। अब आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन चुका है, D5 की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ टफ रहेगा। देयरफॉर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब आप कंपेयर करो मैंगनीज पे, मैंगनीज में क्या हो रहा है, देखो 3d5 4s2 है लास्ट में, तो 3d में आपके 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4s पे 2 आएंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे 4s में से तो हटेगा, पहला आपका बनेगा, इसके बाद Mn पॉजिटिव, अगेन आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। देयरफॉर अगर आप कंपेयर करो मैंगनीज और क्रोमियम को, तो मैंगनीज की आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली ज्यादा कम रहेगी इन कंपैरिजन टू क्रोमियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर सिमिलरली कंपेयर करो जिंक और कॉपर को, तो जिंक का वो 30 है, तो इसमें आपका क्या है 4s2 3d10 और कॉपर में क्या 29 4s1 3d10। तो इसमें अगर आप दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो इजीली, लेकिन अगर आप इसमें निकालने की कोशिश करोगे सेकंड वाला तो d10 में से निकलने की कोशिश करेगा वो। देयरफॉर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी कॉपर की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जिंक की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपका एक्सेप्शन है। अच्छा नेक्स्ट आपका आता है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। पहला आपका है व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों आपके ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? रीजन क्या है? ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ ns and n-1 d इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ns और n-d पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण तो बॉन्डिंग अच्छे से करेंगे, देयरफॉर दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है आपका विच एलिमेंट इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई।
ठीक है। वो पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऐसा है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो कौन सा है आपका एलिमेंट, वो है जिंक। रीजन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या होगा 4s2 3d10, तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, देयरफॉर क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। ठीक है, ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और ट्रांजिशन मेटल आर क्वाइट हाई, गिव रीजंस। क्यों आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ट्रांजिशन मेटल की बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पहले बात तो आपको पता है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, कि कितनी हीट आपको चाहिए कंपाउंड को एटम से ब्रेक करने के लिए। तो ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपकी हाई क्यों रहती है, क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों हो रही है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, नेक्स्ट पूछा है द ट्रांजिशन मेटल आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों आपके ट्रांजिशन मेटल हार्ड और उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्या बताओगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, पहले पढ़ा था हमने अभी। और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों हो रही है, ग्रेटर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्डिंग। अच्छा, नेक्स्ट आपका है द आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड सेकंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर फाउंड टू वेरी इरेगुलरली। पहली और सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट सीरीज में ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो वेरी क्यों कर रही है, ये हमने पहले ही पढ़ा था अभी पिछले उसमें। आपको ये बताना है क्रोमियम टू मैग्नीज आपका फॉल करती है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सिमिलरली कॉपर टू जिंक भी आपकी फॉल करती है। तो ये सब आपको इसमें रीजन देने हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, वो है गिव रीजंस ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। क्यों आपके ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। पहली बात तो पैरामैग्नेटिज्म का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, जिसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो बताओगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयरफॉर दे एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बोला कि दो अ ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम Z=21 डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के बावजूद आपका स्कैंडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों नहीं करता। देखो पहली बात तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 21 है, कन्फिग्रेशन करोगे तो लास्ट क्या आएगा 3d14s2। अगर आप इसके तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो और इसको स्कैंडियम 3 पॉजिटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचा देते हो, तो आपका जो एटॉमिक नंबर बनता है वो 18 होता है। ठीक है, 18 में आपका क्या मिलेगा, आर्गन का नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, जिसमें इसकी हाई स्टेबिलिटी रहेगी। तो हाई स्टेबिलिटी होने के कारण इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर स्कैंडियम डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि 18 आपका नोबेल गैस में आ जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंट, वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0। ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो आपको जाननी है कि जितना नेगेटिव आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा आपका स्टेबल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस मीडियम पे। ठीक है, जितना नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना आपका स्टेबल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस मीडियम पे। तो अलोंग द सीरीज जो E0 है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब लेस नेगेटिव होगा। तो देखो आपका टाइटेनियम टू जिंक हमने अलोंग द सीरीज बना रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्रॉम M2 पॉजिटिव टू M। तो इसमें देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपका जो E0 है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब लेस नेगेटिव होते जा रहा है। सिमिलरली इसमें देखो M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव जब रेड्यूस हो रहा है, तो इसमें भी आपका देखो जो E0 है वो इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव होते जा रहा है आपका राइट साइड पर। ठीक है, अच्छा आप देखते हैं आपका वेरिएशन M2 पॉजिटिव से M जब आपका हो रहा है, इसमें क्या क्या आपके ट्रेंड देखने को मिलते हैं। तो पहला तो क्या है आपका, कॉपर शोस अ यूनिक बिहेवियर इन द सीरीज हैविंग अ पॉजिटिव E0। अगर कॉपर का देखो आप तो इसका आपका पॉजिटिव E0 है पूरी सीरीज पर। ठीक है, 3D सीरीज में अगर आप देखो तो इसका ही खाली एक पॉजिटिव E0 है +0.34। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, देयरफॉर इट डज नॉट लिबरेट H2 गैस फ्रॉम एसिड। तो इसकी वजह से पॉजिटिव E0 होने की वजह से ये आपका H2 लिबरेट नहीं करता है एसिड से। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, द मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैंगनीज जिंक एंड निकल इज बिकॉज ऑफ द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ D5 एंड D10 सबशेल। तो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू मैंगनीज जिंक और निकल की ये बताती है आपका जो D5 और D10 सबशेल है वो ज्यादा स्टेबल है। मींस जो आपके Mn2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव वाले ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे वो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट आपका मोर नेगेटिव E0 वैल्यूज देन एक्सपेक्टेड फॉर मैग्नीज निकल एंड जिंक शोज ग्रेटर स्टेबिलिटी फॉर Mn2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। तो सिमिलर है जो आपका ऊपर था सेम है कि आपका इसमें कॉन्फ़िगरेशन रहेगा D5 और D10 का, देयरफॉर इसकी ज्यादा नेगेटिव E0 वैल्यू है और ये ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पॉइंट वो है लेस नेगेटिव E0 वैल्यू अलोंग द सीरीज इंडिकेट अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवेलेंट कैटायंस। अच्छा अलोंग द सीरीज जब आपकी लेस नेगेटिव E0 वैल्यू हो रही है राइट साइड जाते जाते, तो हो क्या रहा है आपका जो डाइवेलेंट कैटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी वो कम हो रही है। तो डाइवेलेंट कैटायंस कहने का मतलब 2 पॉजिटिव आयंस जो फॉर्म हो रहे हैं आपके M2 पॉजिटिव आयंस, तो उनकी टेंडेंसी आपकी डिक्रीज कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये ध्यान देना आपको। अच्छा नेक्स्ट है आपका, अगर आपका M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव बन रहा है तो उसमें क्या क्या ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं आपको।
लेस वैल्यू ऑफ ई नॉट फ्रॉम स्कैंडियम 3 पॉजिटिव टू स्कैंडियम 2 पॉजिटिव शोज द स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयन। कम वैल्यू ई नॉट की स्कैंडियम 3 पॉजिटिव टू स्कैंडियम 2 पॉजिटिव आपको बता रही है कि आपका स्टेबल कितना है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयन। क्यों है स्टेबल? क्योंकि आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा आर्गन का। अच्छा, नेक्स्ट आपका है द हाई वैल्यू ऑफ ई नॉट M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव शोज द स्टेबिलिटी ऑफ M2 पॉजिटिव आयन ड्यू टू द D5 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ई नॉट की हाई वैल्यू कहने के बाद ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम Mn3 पॉजिटिव टू Mn पॉजिटिव बता रहे हैं कि आपका Mn2 पॉजिटिव आयन स्टेबल है, क्योंकि आपके Mn2 पॉजिटिव आयन में डी में आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी उसकी हाफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लेस वैल्यू ऑफ ई नॉट Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव शोज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन। तो कम वैल्यू ई नॉट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बता रही है कि आपका Fe3 पॉजिटिव आयन स्टेबल है। अच्छा, नेक्स्ट आपका है द हाई वैल्यू ऑफ जिंक शोज द स्टेबिलिटी ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन। तो हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिंक की बता रहा है कि आपका Zn2 प्लस आयन स्टेबल है बिकॉज ऑफ D10 कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसका। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से। पहला क्वेश्चन आपका आया है हाउ वुड यू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग द ई नॉट M2 पॉजिटिव टू M फॉर कॉपर इज पॉजिटिव। ठीक है, 0.34 वोल्ट। ऐसा क्यों है कि आपका पूरे सीरीज में खाली कॉपर ही एक ऐसा है जिसका पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो दो रीजन है आपके। सबसे पहले तो आपका क्या है, जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है कॉपर की वो बहुत हाई है। ठीक है, और सेकंड क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है। तो देख सकते हो कि पहले बात आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका डिपेंड किस में कर रहा है। 3 फैक्टर्स में आपका डिपेंड करता है, पता होना चाहिए। पहला आपका आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, और थर्ड आपका हाइड्रेशन एनर्जी है। तो ये 3 जब तक आपके बैलेंस नहीं होंगे तो उसी की वैल्यू में आपको डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यहाँ आपकी कॉपर की बहुत हाई है, हाइड्रेशन एनर्जी देखो ये बहुत कम है, तो दोनों आपके बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं होने की वजह से आपका ई नॉट जो है कॉपर का वो पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है आपका अकाउंट फॉर द फॉलोइंग E naught value for the Mn3 positive to Mn2 positive couple is much more positive than that for the chromium 3 positive to chromium 2 positive। वो बोल रहा है कि E naught वैल्यू मैग्नीज की ज्यादा पॉजिटिव क्यों है देन दैट ऑफ क्रोमियम। ठीक है, रीजन क्या है, द हाई वैल्यू ऑफ मैग्नीज इज ड्यू टू द D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव आयन विच इज मोर स्टेबल। तो ज्यादा पॉजिटिव Mn वैल्यू बता रहे हैं कि आपका जो M2 पॉजिटिव आयन है, Mn2 पॉजिटिव आयन है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका D5 कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उसकी। ठीक है, लेकिन जब आप कंपेयर करो क्रोमियम वाले पे तो लो वैल्यू ऑफ क्रोमियम बता रहे हैं कि आपका जो Cr3 पॉजिटिव आयन है ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, मींस इसका कहने का मतलब है कि ये आपका Cr3 पॉजिटिव Cr2 पॉजिटिव पे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, देयरफॉर इसकी लो वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो ध्यान देना है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका E नॉट M2 पॉजिटिव टू M वैल्यूज आर नॉट रेगुलर फॉर फर्स्ट प्रो ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज गिव रीजंस। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जो फर्स्ट प्रो ट्रांजिशन सीरीज का है उसका ट्रेंड आपका रेगुलर क्यों नहीं है। तो रीजन क्या है, आपको पहले बताया था मैंने कि आपका 3 फैक्टर्स डिपेंड करता है। तो यहाँ आपका एक फैक्टर्स बैलेंस नहीं हो पाता है, वो कौन सा है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी द ट्रेंड इज नॉट रेगुलर। जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपको ट्रेंड देखने को मिला था, जो हमने पहले पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी पे, वो आपका रेगुलर नहीं है। उसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका भी ट्रेंड आपका रेगुलर नहीं हो पाता है। ठीक है, एक और रीजन है इसका, द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डू नॉट शो एनी रेगुलर ट्रेंड। जो आपकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है वो भी रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखाती है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहने का मतलब जो आपका एंथैल्पी एटोमाइजेशन है फ्रॉम सॉलिड टू गैस जो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है Mn3 पॉजिटिव इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन बताना है क्यों आपका Mn3 पॉजिटिव एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बताओगे, लार्ज पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू होने के कारण आपका जो मैग्नीज है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू हैविंग द लार्ज पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो कि आपका Mn3 पॉजिटिव इजिली रेड्यूस कर सकता है Mn2 पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, D5 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ आपको D5 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा Mn2 पॉजिटिव में, देयरफॉर उसकी लार्ज पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू है, इसलिए वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ एक्ट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका है वो आता है अगेन आपका इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे उसी से हम पढ़ेंगे। कुछ आप इंपॉर्टेंट चीजें है वो आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात तो आपको देखना है कि जो 3D सीरीज में जो आपका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 है। ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 3D सीरीज में +2 होता है, एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम का +3 होगा, क्यों होगा पता है आपको, कि उसमें आपका नोबल गैस बन जाएगा। और वैसे आपको पता होगा कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 रहेगा। ठीक है, एलिमेंट्स विच शो ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर इन द मिडिल। वो एलिमेंट जो आपके ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे वो आपके बीच में होंगे। कौन कौन से, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया और आयरन हो गया। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंगनीज शोज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 टू +7। +2 से +7 आपका मैंगनीज हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। ठीक है, रीजन बताओगे, ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हम इस प्रीवियस ईयर से देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका विच एलिमेंट इन द क्वेश्चन, आपका विच एलिमेंट इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई। तो कौन सा बोला है कि कौन सा एलिमेंट आपको पहला ट्रांजिशन सीरीज में जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, पहले भी किया था हमने, कौन सा है, जिंक है, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर। अच्छा, नेक्स्ट आपसे पूछा है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल इज यूजुअली एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोला है कि क्यों आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाता है ट्रांजिशन मेटल वो ज्यादातर आपका ऑक्साइड में दिखाता है। तो पहली बात तो आपको ये समझना है, यूजुअली होता क्या है कि जो आपके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं वो हैलोजेंस दिखाते हैं और ऑक्सीजन दिखाते हैं। ठीक है, हैलोजेंस कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपके ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट दिखाएंगे और यहाँ आपका ऑक्सीजन दिखाएगा ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट। तो यही दो आपके जो है ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसमें भी आपको जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है ये आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ऑक्सीजन आपका यहाँ मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। ऑक्सीजन की मल्टीपल बॉन्डिंग होने के कारण होता क्या है कि ऑक्साइड आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। रीजन वही है कि आपका मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। मल्टीपल बॉन्डिंग कहने का मतलब एक से आपके ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन आपका नहीं बना पाता, इन जनरल आपका सिंगल बॉन्ड ही बनाता है फ्लोरीन। ठीक है, देयरफॉर ड्यू टू मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल इज यूजुअली एक्सिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड। तो ध्यान देना आपको। नेक्स्ट है आपका द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑक्सो आयंस इन द सीरीज फॉलोज द ऑर्डर। ठीक है, आपको रीजन बताना है ऐसा क्यों है, क्यों आपका VO2 प्लस कम है CrO2 SN2 नेगेटिव से और ये क्यों लेस है आपका MnO4 नेगेटिव से। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछी है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड किस में करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ठीक है, जितना ज्यादा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। ठीक है, तो यहां देखो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना आएगा, VO2 प्लस पे यहाँ आपका +5 आएगा, यहाँ आपका +6 आएगा और यहाँ आपका आएगा +7। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका वो है क्वेश्चन, राइट ऑल द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द 3D सीरीज स्कैंडियम टू जिंक। ठीक है, आपको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने हैं 3D सीरीज में फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। अच्छा, खाली कॉमन पूछे तो स्कैंडियम का देखो +3 होता है, पता होना चाहिए, याद हो जाएगा आपको, +3 होगा क्योंकि नोबल गैस आपका अटेन करेगा। टाइटेनियम में देखो +4 होता है आपका, याद रखने के लिए आप Ti2O3 कर सकते हो, टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर याद नहीं होता +4 होता है आपका। वेनेडियम का +5 रहता है, याद करने के लिए आप V2O5 को याद कर सकते हो। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो आपके कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपको पता होगा पी ब्लॉक में जो आपका कैटेलिस्ट यूज होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के उस पर। अच्छा, क्रोमियम का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है। अच्छा, याद करने के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप कर सकते हो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैग्नीज का होता है आपका +7, इसको याद करने के लिए आप पोटेशियम पर मैग्नेट को याद कर सकते हो। आयरन का जो होता है आपका Fe का होता है वो +2 और +3 आपके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ये आपको याद हो ही जाएंगे। कोबाल्ट का भी सिमिलरली +2 +3 होता है, ये आपका इजी है। निकल का +2 होगा कॉमन जो रहता है आपका। कॉपर का +2 रहता है और जिंक का भी आपका +2 रहेगा। ठीक है, तो याद करने के लिए आप ये क्यूप्रिक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कॉमन बताने हैं, खाली सब नहीं बताने, खाली कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बताने हैं। अगर आपको याद नहीं होते तो आप उसको ऑक्साइड बना के आप याद कर सकते हो, जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया, Ti2O3 हो गया, डाइक्रोमेट हो गया, परमैंगनेट हो गया, ये सब आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका है मैंगनीज एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 अमंग द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों मैंगनीज आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? ठीक है, रीजन क्या है, ड्यू टू हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मैंगनीज देयरफॉर मैंगनीज शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +7। ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपका मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देख सकते हो 4s2 3d5 है आपका, तो देखो 5 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है हायर उस पर। तो लिखा है कि S and D इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसकी वजह से आपका ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नेक्स्ट आपका विच मेटल इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन वाई। तो कौन सा मेटल है आपका जो पहला ट्रांजिशन सीरीज पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेट शो करता है ज्यादातर, तो कौन है? कॉपर।
ठीक है। कॉपर क्यों है? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 3d10 और 4s1 होता है, तो डी से तो ऑर्बिटल निकालना मुश्किल है, आप एस से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। अगर यहाँ से आपका ये फुली फिल्ड है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, देयरफॉर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका शो करेगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका पूछा है कॉपर 1 आयन इज नॉट नोन इन द एक्वस सॉल्यूशन, गिव रीजन। क्यों आपका कॉपर आयन एक्वस सॉल्यूशन में नोन नहीं है? पहली बात तो देखो, जो Cu+ है वो आपका अनस्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन पे, तो जैसे आपका एक्वस सॉल्यूशन में जाता है वो आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करता है, तो आपका Cu+ कन्वर्ट हो जाता है Cu2 पॉजिटिव में, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सिमिलरली ये रेड्यूस हो जाएगा कॉपर पे। ठीक है, तो बता सकते हो कि Cu2 पॉजिटिव का ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होने के कारण देन Cu पॉजिटिव कॉपर आयन इज नॉट नोन इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपकी जो Cu2 पॉजिटिव है इसका साइज छोटा है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, देयरफॉर कॉपर पॉजिटिव इज नॉट नोन इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो ये आपको रीजन देना है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट आपका है नेम द ऑक्सोमेटल आयन ऑफ वन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन विच द मेटल एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू द ग्रुप नंबर। वो बोला कि कौन सा ऐसा ऑक्सोमेटल आयन है ट्रांजिशन मेटल में जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इक्वल टू द ग्रुप नंबर। तो कौन कौन से दो आपके ऑक्सोमेटल आयन है? पहला आपका परमैंगनेट है, दूसरा आपका क्रोमेट आयन है। तो परमैंगनेट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +7 आएगा, ग्रुप नंबर भी आपका +7 ही, सॉरी ग्रुप नंबर 7 ही रहता है। और क्रोमेट का देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +6 आएगा और ग्रुप नंबर भी उसका 6 रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग गैसियस स्टेट आयन। ठीक है, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले आपका Mn3 पॉजिटिव आयन, तो क्या रहेगा? Mn आपका रहता है 3d5 4s2, Mn3 पॉजिटिव करोगे तो आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिमिलरली कॉपर में देखो, क्रोमियम में देखो 3d4 4s2 होगा, 3 पॉजिटिव करोगे 3d3 आएगा, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। वेनेडियम में देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके, जब V3 पॉजिटिव बन जाएगा। सिमिलरली Fe2 पॉजिटिव करोगे तो इसमें आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, और पूछा उसने विच वन ऑफ दिस इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? Mn3 पॉजिटिव आपका मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी और स्मॉल साइज है, तो स्मॉल साइज और मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी होने के कारण आपका एक्वस सॉल्यूशन पे स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें आपका आता है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो वो क्या रहता है आपका √n × n+2, n आपका है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और Bm है आपका बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है वो है आपका कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है डाइवेलेंट आयन का जिसका आपका एटॉमिक नंबर 25 है। तो मैग्नीज का होता है आपका 25 एटॉमिक नंबर। डाइवेलेंट आयन में जाओगे तो होगा आपका Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, इसमें आपका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो होगा 3d5, इसमें आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगा? μ = √5 × 5+2, ये होगा आपका √35 और वैल्यू आएगी आपकी 5.992 बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट आपका कलर्ड आयंस। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं आपके इसमें वो है एक्सप्लेन व्हाई कंपाउंड और ट्रांजिशन एलिमेंट आर ऑफन कलर्ड। तो रीजन क्या बताओगे? इट इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम विजिबल लाइट रीजन टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द d ऑर्बिटल्स टू अनदर। नेक्स्ट है आपका स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन वेरस टाइटेनियम 3 पॉजिटिव इज कलर्ड। तो रीजन क्या है? आपका जो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है इसमें आपके कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है d ऑर्बिटल पे, तो इसके कारण आपका ये कलरलेस है। लेकिन जब आप कंपेयर करो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव पर तो आपका इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है d ऑर्बिटल में, तो ये आपका ट्रांजिशन कर सकता है, dd ट्रांजिशन हो सकता है इस पर, देयरफॉर आपका टाइटेनियम 3 पॉजिटिव कलर्ड है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है आपका व्हाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो क्या है आपका 3 ऑप्शन में आपके मेन रीजंस है कौन कौन से? स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयंस, हाई आयनिक चार्जेस एंड थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है आपका कैटलिस्ट। इसमें जो क्वेश्चन बनता है आपका वो है व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। ठीक है, तो रीजन क्या है आपका इसमें? जो आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं ये आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसकी वजह से होता है क्या है कि आपका एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो ये आपका रेडिली चेंज करता है प्रोडक्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। क्या होते हैं? दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, 3 आपकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हार्ड कंपाउंड्स और दे आर केमिकली इनर्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है एलॉय फॉर्मेशन की। एलॉयज क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो दो आपके मेन एग्जांपल्स है ब्रास और ब्रॉन्ज। ब्रास क्या होता है? कॉपर और जिंक से बना है, और ब्रॉन्ज आपका कॉपर और टिन से बना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ
पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर होता है आपका FeCr2O4, ठीक है। तो क्रोमाइट ओर को हम सबसे पहले फ्यूज कराते हैं सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट से इन द फ्री एक्सेस ऑफ एयर। तो क्रोमाइट ओर आपका है FeCr2O4, इसकी रिएक्शन हुई है Na2CO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एयर, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ Na2CrO4, साथ में मिलता है Fe2O3 और CO2। जो Na2CrO4 है ये आपका सोडियम क्रोमेट है, इसका आपका येलो सॉल्यूशन का कलर होता है। तो क्या लिखा है आपका, तो येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड इन एसिडिफाई विद H2SO4 टू ऑब्टेन ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, ठीक है। तो आपका जो Na2CrO4 है सोडियम क्रोमेट, इसको एसिडिफाई किया जाता है, तब आपको मिलेगा यहाँ ऑरेंज कलर का सोडियम क्रोमेट, सॉरी सोडियम डाइक्रोमेट, और साथ में आपका निकलता है Na पॉजिटिव आयंस और वाटर। तो जो आपका सोडियम डाइक्रोमेट है इसको हम ट्रीट कराते हैं विद सॉल्यूशन ऑफ KCl, तब आपको मिलेगा यहाँ पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपका होता है कि Na2Cr2O7 की रिएक्शन KCl से हुई है, तब आपको मिलेगा यहाँ ऑरेंज कलर का सोडियम डाइक्रोमेट और साथ में निकलता है आपका NaCl। नेक्स्ट है आपका द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटरकन्वर्टिबल इन एक्वस सॉल्यूशन। आपकी क्रोमेट और डाइक्रोमेट इंटरकन्वर्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन पे। तो होता है क्या है कि जो आपका क्रोमेट है जिसकी रिएक्शन जब आपके एक्वस सॉल्यूशन पे H पॉजिटिव आयन से होती है तब आपका डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली होता है क्या, जब डाइक्रोमेट आयन की आपकी जो रिएक्शन होती है OH नेगेटिव आयन से एक्वस सॉल्यूशन पे, तो आपका ये क्रोमेट पे कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जो आपका डाइक्रोमेट आयन है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। सिमिलरली आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो भी आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो होता है क्या, इसमें आपका दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है, खुद आपका रेड्यूस कर जाता है। तो इसमें आपने रेड्यूस करा रखा है Cr3 पॉजिटिव आयंस पर। तो ये आपकी जो रिएक्शन हो रखी है एसिडिक मीडियम पे बैलेंस हो रखी है, ठीक है। तो होता है क्या, ये ऑक्सीडाइज कराता है आपका आयोडाइड्स टू आयोडीन, सल्फाइड्स टू सल्फर, tin2 टू tin4 पॉजिटिव, इन आयरन टू पॉजिटिव टू आयरन 3 पॉजिटिव। तो ये हमने कुछ हाफ रिएक्शन लिख रखी है। पहला आपका आयोडाइड आयन 2 कन्वर्ट हुआ है आपका I2 ऑक्सीडाइज हो रखा है। सिमिलर आपका जो tin2 पॉजिटिव है ये आपका ऑक्सीडाइज हो रखा है tin4 पॉजिटिव पर। H2S आपका ऑक्सीडाइज हो रखा है H पॉजिटिव पर। Fe2 प्लस आपका ऑक्सीडाइज हो रखा है Fe3 पॉजिटिव पर। ये आपकी हाफ रिएक्शन है। अगर आपको फुल रिएक्शन लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं SN2 पॉजिटिव का, तो कैसे लिखोगे आप, Cr2O7 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस प्लस SN2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट में मिलेगा आपको Cr3 पॉजिटिव, tin पॉजिटिव और प्लस वाटर। तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी प्रिपरेशन आती है पोटेशियम परमैंगनेट की KMnO4। तो कैसे प्रिपेयर होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 विद एन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3, ठीक है। तो MnO3 आपका क्या रिएक्ट करेगा KOH के साथ, साथ में डाइऑक्सीजन, तब आपको मिलेगा प्रोडक्ट में K2MnO4 और वाटर। अच्छा, नेक्स्ट आपका इसमें आता है, तो जो आपका डार्क ग्रीन K2MnO4 है ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है इन अ न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव परमैंगनेट, ठीक है। तो आपका जो ये मैग्नेट आयन है इसका जब एसिडिफिकेशन होगा तब आपका ये परमैंगनेट आयन बनाता है, साथ में आपको मिलेगा MnO2 और वाटर, ठीक है। तो अगर आपकी रिएक्शन करोगे K2MnO4 और HCl की, तब आपको मिलेगा KMnO4 जो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, और साथ में निकलता है आपका MnO2। तो जो आपका मैग्नेट आयन का कलर होता है वो ग्रीन होता है, और जो परमैंगनेट का कलर होगा वो पर्पल होगा, ठीक है। तो होता है क्या, आपका जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो दूसरों को आपका ऑक्सीडाइज करा देगा, खुद आपका रेड्यूस कर जाता है MnO2 पॉजिटिव पर। तो मिला क्या आपको, इट ऑक्सीडाइजेस ऑक्सीलेट्स टू CO2, आयरन 2 पॉजिटिव टू आयरन 3 पॉजिटिव, नाइट्राइड्स टू नाइट्रेट एंड आयोडाइड्स टू आयोडीन। तो यहाँ देखिए आपका जो हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीलेट आयन को कन्वर्ट किया है CO2 पर, ठीक है। आयरन 2 पॉजिटिव को इसने कन्वर्ट किया आयरन 3 पॉजिटिव पर। सिमिलरली आपका जो नाइट्रेट आयन है इसको कन्वर्ट किया, ऑक्सीडाइज किया नाइट्रेट आयन पर, और आपका जो आयोडाइड आयन है इसको आपको ऑक्सीडाइज किया आयोडाइड आयन पर। पूरी रिएक्शन लिखनी है तो आप दोनों को ऐड कर दोगे। तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम आयोडाइड आयन का। तो MnO4 नेगेटिव आपका रिएक्शन हो रहा है प्लस H पॉजिटिव आयन प्लस आपका आयोडाइड आयन। तो ये आपका जो आयोडाइड आयन है ये आपका ऑक्सीडाइज हुआ है I2 पर, और जो आपका परमैंगनेट आयन ये आपका रेड्यूस हुआ है Mn2 पॉजिटिव पर। जो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो रही है आपकी एसिडिक मीडियम पर हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट आपका है इन न्यूट्रल सॉल्यूशन और एल्कलीन सॉल्यूशन पे देखिए, तो जो आपका परमैंगनेट आयन है ये आपका रेड्यूस करता है MnO2 पर, और जो आपका I नेगेटिव आयन है ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा आयोडेट आयन पर, ठीक है। आयोडेट आयन पर ये ऑक्सीडाइज करता है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम देखिए बेसिक मीडियम पर, तो आपको जो परमैंगनेट आयन है ये आपका ऑक्सीडाइज करेगा, सॉरी रेड्यूस करेगा MnO2 पर, और जो थायोसल्फेट है ये आपका ऑक्सीडाइज करता है सल्फेट पर। सिमिलर इसमें आपका होता है जो आपका MnO4 नेगेटिव है, अगर इसको ट्रीट कराते हैं मैग्नेस सॉल्ट के साथ तो ये आपका ऑक्सीडाइज कर जाएगा MnO2 पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है F ब्लॉक एलिमेंट।
तो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट का वो है n-2 f1 to 14 n-1 d0 से 1 ns2 एन आपका आउटरमोस्ट शेल है। तो दो आपके जो मेन सीरीज रहती है वो है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की। लेंथेनॉइड होता है आपका 4f, जो आपका 4f लास्ट में आपका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोफिल होता है 4f में होता है। 14 एलिमेंट होते हैं इसमें आपके Z=58 to Z271। और सिमिलर आपके जो एक्टिनॉइड होता है इसमें आपका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो 5f पे होगा। इसमें भी आपके 14 एलिमेंट्स होते हैं Z=90 to 103। तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका लेंथेनॉइड का वो होगा +3। एक्सेप्शन रहता है सीरियम, यटेरियम और यूरोपियम का, इसमें आपका +4 कॉमन रहेगा। यटेरियम में +2 रहता है और यूरोपियम में +2 रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेंथेनॉइड, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जबकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो होता है क्या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? सबसे पहले डेफिनेशन देख लो। द डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे आपका एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, तो वही आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। वैसे भी अगर आयोनिक रेडियाई की बात करो तो आपका लेंथेनम टू ल्यूटेटियम आपका आयोनिक रेडियाई डिक्रीज करेगा। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि वाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्यों आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रीजन क्या होता है आपको हो क्या रहा है कि लेंथेनम टू ल्यूटेरियम आपका एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है। तो रीजन क्या है, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करते जा रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से जो आपका अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो ज़्यादा हो रहा है। और सिमिलर क्या हो रहा है आपका, वो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ आपका जो एफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन है वो भी ज़्यादा ज़्यादा आते जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग है वो पुअर हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपका पुअर शील्डिंग हो रही है एफ इलेक्ट्रॉन की। तो देयरफॉर पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो क्या रहा है, ये दोनों इफेक्ट आप एक दूसरे को काउंटर बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो काउंटर बैलेंस नहीं करने की वजह से हो क्या रहा है आपका जो एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई में आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये आपको मेन रीजन देना है। आप सीधा ये भी लिख सकते हो कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिनॉइड, इसमें जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है आपका +3। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा है कि दे हैव मोर कंपाउंड्स इन +3 स्टेट। ठीक है, जो आपके जो एक्टिनॉइड्स है ज़्यादा कंपाउंड आपके बनाते हैं +3 स्टेट में। और नेक्स्ट आपका +3 एंड +4 आयंस टेंड टू हाइड्रोलाइज, जो आपके +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयंस रहते हैं वो जल्दी हाइड्रोलाइज कर जाते हैं। और नेक्स्ट बोला है एक्टिनॉइड शोज ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ 5s 6d एंड 7s लेवल्स। ठीक है, जो आपके एक्टिनॉइड होते हैं ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो इसकी 5s 6d और 7s लेवल्स होते हैं उसकी जो आपकी कंपेरेबल एनर्जीज है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एफ ब्लॉक में से। पहला क्वेश्चन आपका बोला है कि लेंथेनम 3 पॉजिटिव एंड ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव डू नॉट शो एनी कलर इन सॉल्यूशन। तो रीजन क्या है आपका, अगर लेंथेनम 3 पॉजिटिव में देखो तो इसमें आपका 4 ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सेम आपका ल्यूटेटियम में हो रहा है, इसमें आपका फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोई भी आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कोई भी कलर इंपार्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कलर तभी इंपार्ट होगा जब आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो होगा। सेकंड आपका है जिरकोनियम Z=40 एंड हाफनियम Z=72 है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई। तो पता है रीजन आपको सेम रेडियाई है, तो बोलना है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपका होगा। नेक्स्ट है आपका राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सीरियम 3 पॉजिटिव आयन एंड कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली फार्मूला। और एटॉमिक नंबर सीरियम का दिया है 58। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीरियम का क्या होता है, C3 पॉजिटिव आयन का क्या होगा, पहले सीरियम का देखो आप, लास्ट में जो वो होगा आपका 4f1 5d1 6s2 आएगा। यहाँ तक आपका जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन तक रहता है। लेकिन जब C3 पॉजिटिव आयन करोगे तो 3 आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, 4f में आपका 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे μ = n × n+2, जिसमें आपका रहेगा √1 × 1+2 और √3 रहेगा, जिसकी वैल्यू होगी 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम एन इंपॉर्टेंट एलॉय विच कंटेन्स सम ऑफ द लेंथेनॉइड मेटल, मेंशन इट्स 2 यूजेस। तो कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट एलॉय है जो जिसमें आपके कुछ लेंथेनॉइड मेटल्स होंगे, वो है आपका मिश मेटल। होता है क्या, उसमें आपका लेंथेनॉइड मेटल्स रहते हैं 95% के उस पर, और आयरन आपका 5% रहता है, बाकी आपका ट्रेसेस रहते हैं सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और बाकी एटसेट्रा। ठीक है, यूजेस पूछा है, 2 आप इंपॉर्टेंट दोगे। इट इज यूज टू प्रोड्यूस बुलेट शेल्स, और सेकंड आपका इट इज यूज एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। तो ये थे आपके डी और एफ ब्लॉक का पूरा। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।